आज हम संसाधन संरक्षण में वन संसाधन संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में अध्ययन करेंगे। वन संसाधन हमारे पर्यावरण संतुलन का महत्वपूर्ण घटक है और पिछली कई शताब्दियों से जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ मानव द्वारा वनों की कटाई अत्यधिक मात्रा में होती रही है। वनों को काटकर कृषि के लिए भूमि साफ की जा रही है, मकान बनाने के लिए, पुल, सड़क, कारखानों और घरेलू ईंधन के लिए, पशुपालन के लिए, औद्योगिक निर्माण के लिए हर कंट्री में वन काटे जाते हैं। वनों की जो अत्यधिक कटाई होती है उसके कई दुष्परिणाम हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो लैंडस्लाइडिंग और सॉइल इरोजन जो वनों के अधिक काटने से हो रहा है, और दूसरा जैसे जैसे अपन वनों को काटते हैं बाढ़ का प्रकोप भी बढ़ता है। जो लकड़ी निर्माण उद्योगों में कागज़ की लुगदी, नकली रेशम, प्लास्टिक आदि के लिए रॉ मटेरियल की तरह प्रयुक्त होती है वह दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। वन से प्राप्त होने वाले अन्य कच्चे जो माल हैं या रॉ मटेरियल जिसको कह सकते हैं उसमें भी कमी आती जा रही है और ये जो रॉ मटेरियल है इसकी आवश्यकता हमें बढ़ती जा रही है। वनों के द्वारा पृथ्वी की जो जलवायु स्वास्थ्यवर्धक रहती है, उस मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त जलवायु भी वनों के अधिक काटने से नहीं मिल रही और धीरे धीरे यही स्थिति रही तो उपयुक्त जलवायु हमारे लिए नहीं रहेगी। महामारी जैसे रोग बढ़ेंगे और मानवीय स्वास्थ्य जो है वो लगातार गिरता जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने मानवीय जगत, जंतु जगत, वनस्पति जगत के इस सिम्बायोटिक इकोलॉजिक बैलेंस को नष्ट होता हुआ देखकर सहजीव संतुलन जिसे अपन कह सकते हैं को नष्ट होता हुआ देखकर अब इन जीवधारी संसाधनों के समुचित विकास, संतुलन और संरक्षण पर जोर देना हमारे लिए आवश्यक हो गया है और आरंभ किया है। अब आता है कि वन संरक्षण को जो है उसकी क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। तो इसमें अपन देखेंगे आरक्षित वनों का संरक्षण, फिर वनों की नियंत्रित एवं वैज्ञानिक विधि से कटाई, फिर वनों का आग से बचाव, वनों का हानिकारक कीटों से संरक्षण, कृषि वानिकी, फिर है आपका रिफॉरेस्टेशन और सामाजिक वानिकी या सामुदायिक वानिकी या सोशल कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। ये जो सभी हैं टेक्निक्स अपनाकर हम वन संरक्षण कर सकते हैं। जैसे पहला है आरक्षित वनों का संरक्षण। तो इसमें क्या होगा, आरक्षित वन ऐसे क्षेत्रों में स्थित है जहाँ जल ग्रहण क्षेत्र अवस्थित है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक विदोहन की अनुमति नहीं दी जाती और इन्हें ग्रामवासी द्वारा जलाने के लिए जो लकड़ी काटते हैं उस पे तथा पशु चराने से भी बचाना आवश्यक है। ये जो उद्देश्य है इसकी पूर्ति के लिए जन चेतना बहुत ही आवश्यक है और इस दिशा में चिपको आंदोलन एवं एपिको आंदोलन है वो भी उल्लेखनीय है। 1978 चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन 1983 कर्नाटका में
और उत्तराखंड में समाज सेवी सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन। इनका जो है योगदान है वो उल्लेखनीय है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जन चेतना जो है और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। फिर आता है वनों की नियंत्रित एवं वैज्ञानिक विधि से कटाई। इसमें क्या होगा, वन संरक्षण के लिए वनों की जो कटाई होती है, वो जो अंधाधुंध कटाई है, उस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। जो भी कटाई की जाए वैज्ञानिक विधि से की जाए, और वैज्ञानिक विधि से की जाएगी तभी दीर्घकाल तक वन संसाधनों का उपयोग संभव है। और अधिक मात्रा में लकड़ी काटने का जो कार्य है वो ऐसे भागों में स्थानांतरित होना चाहिए जिन क्षेत्रों में वनों की अधिकता है। लकड़ी काटने की ऑपरेशन वैज्ञानिक एवं मशीनीकृत होनी चाहिए। वन संसाधन के शोषण की औद्योगिक विधियों में आवश्यक है कि वृक्षों की कटाई 100 से 200 हेक्टेयर तक के बड़े क्षेत्रों में की जाए। इसमें जो वनों की कटाई की जाती है और रोपण का कार्य जो है वो एक रोटेशन सिस्टम के अनुसार किया जाना चाहिए। यदि कोई वृक्ष 10 वर्ष में कटाई योग्य पूर्ण विकसित होता है तो संपूर्ण वन क्षेत्र को 10 भागों में बांट दिया जाए। हर वर्ष किसी एक भाग से वृक्ष की कटाई की जाए, साथ ही साथ वहाँ नए वृक्षों का रोपण भी कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा, इस चक्रीय पद्धति से वनों की कटाई के साथ साथ उनका नवीकरण भी होता रहेगा। लेकिन ये विधि ऐसे क्षेत्रों में भी अधिक उपयोगी होती है जहाँ अधिकांशतः एक किस्म के वृक्ष पाए जाते हैं। मिश्रित जो वन है उनमें सिलेक्टिव कटाई वन संरक्षण के लिए उपयुक्त होती है। इस विधि में पूर्ण विकसित वृक्षों को ही काटा जाता है। इससे नए विकसित हो रहे वृक्षों को अनुकूल दशाएं जैसे अधिक स्थान, जल, पोषक तत्व आदि मिल जाते हैं और उनका तेजी से विकास होता है। और रोगग्रस्त जो वृक्ष हैं या अधिक स्थान घेरने वाले लेकिन लाभदायक कम होते हैं, उन वृक्षों को भी काटा जाता है, यानी उन वृक्षों को ही काटा जाता है। कभी कभी वृक्ष के उपयुक्त विकास को ध्यान में रखते हुए वृक्षों की सघनता को कम करने के लिए भी कुछ कम विकसित वृक्ष को वन से निकालना पड़ जाता है। वृक्षों के काटने में ध्यान रखना आवश्यक है कि उनके पास उगे हुए अन्य छोटे बड़े पेड़ नष्ट न होने पाए। इस प्रकार छांटकर वृक्षों की कटाई करने से वन में उन्नत किस्म के मूल्यवान वृक्षों का विकास होता है और उनका दीर्घकाल तक उपयोग किया जा सकता है। कटे हुए वृक्ष की जो चिराई की जाती है उसके अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस प्रकार की जानी चाहिए कि उसके प्रत्येक भाग का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। बहुत से क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि उपयोग के लिए वृक्षों की कटाई की जाती है। ऐसे क्षेत्रों में इसे रोका जाना चाहिए तथा ऐसे वन क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिए। फिर आता है वनों का आग से बचाव। वनों की आग जो होती है इससे विस्तृत क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका में 1955 से 1964 तक 10 लाख से अधिक वनों में आग लगने की घटनाएं हुई। और आज भी हम देखते हैं कि कैलिफोर्निया में आग लगने का जो प्रक्रम है, या आप कह सकते हो घटना जो है, वो होती रहती हैं। आग लगने का मुख्य कारण वनों में मनुष्य द्वारा आग का असावधानीपूर्वक प्रयोग है। कैंप फायर या कोई भी जलती हुई माचिस की तीली से। और ये जो कैंप फायर हैं, ये शिकारियों या वनों से एकत्रीकरण करने वाले लोगों द्वारा आयोजित किए जाते हैं और सुरक्षात्मक नियमों का पालन न कर पाने के कारण भी वनों में आग लग जाती है। ये जो आग लगती है कई प्रकार की होती है, जैसे क्राउन फायर, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है क्योंकि ये वृक्ष के ऊपरी भाग को जलाती हुई वायु के साथ बड़ी तेजी से फैलती है और उचित समय पर न रोके जाने पर संपूर्ण वन एवं जैविक पर्यावरण को नष्ट कर सकती है। दूसरी प्रकार की जो होती है वो वनों में नीचे पड़े अपशिष्ट पदार्थ, घास, पत्ती, सूखे गिरे हुए वृक्षों में लगती है। इसमें नुकसान कम होता है लेकिन उनके विकास के लिए मिलने वाले पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तीसरी प्रकार की जो अग्नि होती है वो भूमिगत होती है। ये मुख्यतः पीठ भूमि में लगती है। इससे मृदा में भविष्य के लिए वृक्षों का अंकुरण नहीं हो पाता और वृक्षों को जैव पदार्थ नहीं मिलने से वे नष्ट हो जाते हैं। वनों में जो आग लगती है उससे होने वाली हानि को रोकने के लिए अग्नि सुरक्षात्मक नियम अपनाने चाहिए। कैंप फायर और जो अन्य कारण होते हैं जिनकी वजह से आग लगती है, जैसे माचिस की तीली आदि असावधानीपूर्वक फेंक दी जाती हैं, उन पे रोक लगनी चाहिए। शंकुधारी वनों में कैंप फायर आयोजित नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि ये उन वनों में क्राउन फायर का एक प्रबल कारण होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहां वायु द्वारा उखाड़े गए या मानव द्वारा काटे गए वृक्ष नीचे गिरे हुए हों या अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हो, कैंप फायर का आयोजन खतरनाक हो जाता है। पीठ भूमि में भी कैंप फायर नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में अग्नि भूमि में प्रवेश करके पीठ भंडार तक पहुंच जाती है और ये भूमिगत अग्नि का कारण बनती है जो लंबे समय बाद ऊपर प्रकट होती है। इसके साथ ही वॉचिंग टावर यानी आग लगने पर उसका पता लगाने के लिए वनों में निरीक्षण या वॉचिंग टावर जिसे कह सकते हैं अपन, बने होने चाहिए जिससे कि उस वनों का जो आग लगती है उस पर नियंत्रण के लिए संचार माध्यम द्वारा ये निरीक्षण मीनारें एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। वनों का वायुयान द्वारा भी निरीक्षण किए जाते रहना चाहिए। वन में लगने वाली आग को रोकने के लिए वनों के बीच बीच में खुले हुए भाग छोड़ देने चाहिए जो अग्नि निरोधक पेटियों का कार्य करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है अवेयरनेस, यानी विस्तृत रूप से जनसंख्या को अग्नि सुरक्षात्मक नियमों के बारे में शिक्षित करने का कार्य भी किया जाना चाहिए। फिर आता है वनों का हानिकारक कीटों से संरक्षण। वनों में बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो वृक्षों को हानि पहुंचाते हैं, जैसे दीमक है, झिंगुर है, गुबरेला है। दीमक लकड़ी को खाकर कम उपयोगी बना देता है। इसी तरह झिंगुर आदि जो होते हैं, नवीन अंकुरित जो बीज होते हैं, पौधे होते हैं, उनको उनकी पत्तियों को खा जाते हैं। कुछ जीव इतने सूक्ष्म होते हैं उन्हें देख पाना बहुत मुश्किल होता है।
और कीटाणु से रोगग्रस्त होकर वृक्ष जल्दी सूख जाते हैं। तो इस तरह से इन हानिकारक जीवों और कीटों को नष्ट करना और रोगों को रोकना आवश्यक होता है। इसके लिए वायुयान द्वारा रासायनिक कीटाणुनाशक दवाइयों को छिड़का जाना चाहिए। परंतु इससे जहाँ हानिकारक जीव नष्ट होते हैं वहीं कुछ लाभकारी जंतुओं में भी विकार पैदा हो जाते हैं। अतः हानिकारक जीवों के लिए जैविक नियंत्रण विधियों को अपनाए जाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस समस्या के हल के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान किए जाने का उचित प्रबंध होना आवश्यक है। इसके साथ ही अन्य तकनीक का अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।